यूपीपीएससी मेंस का अगर हम देखें तो वो कौन सा पेपर है जिसे ज्यादातर अभ्यर्थी सबसे ज्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं? सबसे कम आंकते हैं। हाँ, सबसे कम आंकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो है जीएस पेपर 5। और एक बात मैं आज शुरू में ही साफ कर दूं, जी। यही वो पेपर है जो रैंक बनाता भी है और सच कहूं तो बिगाड़ता भी है। अच्छा, बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। हाँ, यही वो पेपर है जो एक अभ्यर्थी को एसडीएम की पोस्ट दिला सकता है और दूसरे को लिस्ट से बाहर। तो इसका मतलब आज हमारी इस बातचीत का मिशन एकदम साफ है। बिल्कुल साफ। हम जीएस पेपर 5 के सिलेबस को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, नहीं, पढ़ना नहीं है। बल्कि उसे एक सिलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी की तरह डिकोड करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर परीक्षक का दिमाग चलता कैसे है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे समझिए कि ये पेपर 4 चीजों का एक बहुत ही इंटेलिजेंट मिश्रण है। ओके। पहला, उत्तर प्रदेश का सिर्फ सतही ज्ञान नहीं बल्कि गहरी समझ। दूसरा, उस ज्ञान को करंट अफेयर से जोड़ने की कला। तीसरा, शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस की बारीकियां। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो क्या है? वो है इन सब पर अपनी विश्लेषण, अपनी एनालिटिकल क्षमता दिखाने का हुनर। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें स्टैटिक और डायनामिक भाग का अनुपात भी लगभग 50-50 रहता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब सीधे सीधे किताबी सवाल नहीं आते, इशू बेस्ड सवाल आते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। यहाँ क्या से ज्यादा क्यों और कैसे पूछा जाता है। तो चलिए, आज इस पेपर के डीएनए को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है, और समझते हैं कि इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए तो इसे अनपैक करते हैं। इस पेपर का नेचर, इसकी प्रकृति आखिर है क्या? क्या ये रटने वाला पेपर है कि मैंने यूपी के सारे फैक्ट्स याद कर लिए और मेरा काम हो गया? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ये पेपर रटने वालों के लिए है ही नहीं। अच्छा, क्या तथ्यों के बिना विश्लेषण संभव है? मैंने सुना है कि बिना डेटा और फैक्ट्स के उत्तर खोखले लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो रटने और विश्लेषण के लिए इस्तेमाल करने के बीच की वो बारीक रेखा क्या है? देखिए, फैक्ट्स पेट्रोल की तरह हैं और विश्लेषण इंजन की तरह। बिना पेट्रोल के इंजन नहीं चल सकता। सही बात है। लेकिन खाली पेट्रोल किसी काम का नहीं। आपको फैक्ट्स को अपने तर्क को साबित करने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि सिर्फ उनकी एक लिस्ट बना देनी है। हाँ, बिल्कुल, एक लिस्ट बना देनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर जवाब में 3 चीजें आने वाले हैं। पहला, अपडेटेड डेटा। दूसरा, उत्तर प्रदेश का कोई सटीक और स्पेसिफिक उदाहरण। और तीसरा, हर पॉइंट में उत्तर प्रदेश का संदर्भ, मतलब यूपी कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये कहना काफी नहीं होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, काफी नहीं है। ये एक सामान्य, एक जेनेरिक जवाब है। एक टॉपर का जवाब इससे कहीं आगे जाएगा। वो कैसे? वो लिखेगा, ज्यादातर अभ्यर्थी महिला सशक्तिकरण पर एसएचजीज का उदाहरण देंगे, लेकिन रैंक उसकी बनेगी जो बताएगा कि कैसे मुजफ्फरनगर के एसएचजीज गन्ना आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर रहा है, बल्कि पश्चिमी यूपी की कृषि अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम भी जोड़ रहा है। आपने सामाजिक सशक्तिकरण को सीधे एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। ये है विश्लेषण। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, लिखने की शैली की बात करें तो ये किस पेपर से मेल खाती है? जीएस 1, 2, 3 या 4? इसकी लेखन शैली आप कह सकते हैं जीएस 2 यानी शासन और जीएस 4 यानी नीति शास्त्र का मिलाजुला रूप है। ओके। भाषा प्रशासनिक होनी चाहिए, नजरिया समाधानोन्मुख होना चाहिए और हर जवाब में एक सुधार की गुंजाइश दिखनी चाहिए। तो एक फ्रेमवर्क अगर हम तैयार करें, किसी भी मुद्दे पर सोचने का सही तरीका क्या होना चाहिए? एक बहुत ही सरल और प्रभावी फ्रेमवर्क है। 4 कदम है। बताइए। पहला, समस्या क्या है। दूसरा, उसके मूल कारण क्या हैं। तीसरा, समाज और व्यवस्था पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। और चौथा, सबसे जरूरी, इसका उत्तर प्रदेश विशेष समाधान क्या हो सकता है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लग रहा है, लेकिन क्या परीक्षा के दबाव में इसे हर सवाल पर लागू कर पाना संभव है? ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? शुरुआत में शायद लगे, लेकिन अभ्यास से ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए, सवाल बुंदेलखंड में जल संकट पर है। ठीक है। फ्रेमवर्क लगाइए। समस्या, पेयजल और सिंचाई का अभाव। कारण, भौगोलिक स्थिति, कम वर्षा। प्रभाव, पलायन, कृषि संकट। समाधान, केन बेतवा लिंक परियोजना, हर घर जल मिशन, खेत तालाब योजना और ड्रिप इरिगेशन। देखिए, 15 सेकंड में आपके उत्तर का पूरा ढांचा तैयार है। कमाल है, ये फ्रेमवर्क तो सच में दिमाग की उलझनें साफ कर देता है। तो हमने पेपर के डीएनए को समझ लिया है। अब इसकी 6 थीम्स पर आते हैं। पहली थीम से शुरू करते हैं, इतिहास, संस्कृति और विरासत। हाँ,
ये सिलेबस के शुरुआती 4 पॉइंट्स को कवर करती है। यहाँ आयोग की अपेक्षा को समझना जरूरी है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो फिर क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि कुंभ मेले की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उत्तर प्रदेश की सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर कैसे स्थापित करती है। अच्छा, मतलब संस्कृति को अर्थव्यवस्था और पहचान से जोड़ना है। बिल्कुल। आपको संस्कृति को विरासत, पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखना होगा। तो उत्तर को बेहतर बनाने के लिए यहाँ क्या खास किया जा सकता है? हाल के उदाहरणों से इसे जीवंत बनाइए। काशी, अयोध्या, मथुरा कॉरिडोर की बात करते वक्त सिर्फ धार्मिक महत्व मत बताइए। तो और क्या बताएं? ये भी बताइए कि इसने स्थानीय कारीगरों, होटल उद्योग और गाइडों के लिए रोजगार के कैसे अवसर पैदा किए हैं। जब 1857 की क्रांति की बात हो तो मेरठ से उठी पहली चिंगारी, झांसी की रानी का शौर्य और कानपुर के नाना साहेब की विशिष्ट भूमिका पर फोकस करें। बिल्कुल सटीक। अब आते हैं दूसरी थीम पर, समाज, भाषा और लोक जीवन। हाँ, यहाँ 3 क्षेत्रों पर नजर रखनी है: ग्रामीण शहरी विभाजन, पलायन और भाषा की राजनीति। पलायन को सिर्फ एक समस्या के तौर पर मत देखिए। तो फिर कैसे देखें? ये भी देखिए कि ये रेमिटेंस इकोनॉमी, मतलब बाहर से भेजे गए पैसे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है और सामाजिक बदलाव कैसे लाता है। और इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम आखिर में शासन व्यवस्था का ही है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अब इस पेपर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, थीम 3, शासन व्यवस्था और राजनीति को समझते हैं। आपने इसे इस पेपर की आत्मा कहा था। हाँ, क्योंकि ये सिलेबस के पॉइंट्स 6 से 11 तक फैला है और यहाँ से सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक सवाल आते हैं। आपने शासन को इस पेपर की आत्मा कहा, लेकिन अक्सर इसमें जवाब बहुत सैद्धांतिक हो जाते हैं। जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों पर एक सवाल का जवाब देते समय हम उसे किताबी ज्ञान से ऊपर कैसे उठाएं? बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। किताबी जवाब तो सब लिखेंगे कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख। आपको इससे आगे जाना होगा। कैसे? आपको हाल के राष्ट्रीय परिदृश्यों का बिना किसी का पक्ष लिए हवाला देते हुए बताना होगा कि कैसे ये संबंध राज्य की प्रशासनिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आप अनुच्छेद 163 और 164 का उल्लेख करें और फिर बताएं कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याएं टकराव पैदा करती हैं। और फिर इसे यूपी से जोड़ना होगा। बिल्कुल। अपने जवाब को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लाकर समाप्त करें कि यहाँ ये संबंध ज्यादातर सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जो राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यानी संवैधानिक प्रावधान, वर्तमान संदर्भ और यूपी पर उसका प्रभाव, इन तीनों को जोड़ना है। एकदम। इसी तरह आरटीआई, नागरिक चार्टर और लोकायुक्त जैसे गवर्नेंस के टूल्स पर सवाल आए तो सिर्फ उनकी परिभाषा मत लिखिए। तो क्या लिखना है? बताइए कि उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल या IGRS कैसे नागरिक चार्टर का एक डिजिटल अवतार है, लोकायुक्त की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं और उन्हें और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। हमेशा एक 4 चरणीय फ्रेमवर्क अपनाएं: संरचना, फिर समस्या, फिर सुधार और अंत में डिजिटल गवर्नेंस। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं चौथी थीम पर, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। ये सिलेबस के पॉइंट्स 12 और 13 को कवर करता है। यहाँ कुछ हॉट टॉपिक्स हैं: साइबर अपराध, नेपाल से लगी सीमा की चुनौतियां, संगठित अपराध और पुलिस सुधार। यहाँ उत्तर में वो एक्स फैक्टर कैसे लाया जाए? एक स्मार्ट लाइन का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब केवल परंपरागत पुलिसिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर आधारित गवर्नेंस बन चुकी है। ये लाइन तो सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? क्या एक परीक्षक इसे सिर्फ एक अच्छा नारा मानकर खारिज नहीं कर देगा? यही तो एक क्रिटिकल थिंकर की निशानी है। आप बिल्कुल सही हैं। तो इसे साबित करने के लिए हम क्या उदाहरण दे सकते हैं? इस लाइन को लिखने के बाद आपको इसे साबित करना होगा। आप तुरंत उदाहरण देंगे। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, प्रदेश भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरों का जाल और हर जिले में साइबर पुलिस थानों की स्थापना। ये उदाहरण आपके तर्क को ठोस बना देंगे। अब बात एकदम साफ हुई। अब बात करते हैं 5वीं थीम की, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें 2 मुख्य स्तंभ हैं: स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में यूपी की भूमिका और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति के दूरगामी प्रभावों पर ध्यान दें। और शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा में नई शिक्षा नीति यानी NEP का उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है कोविड के बाद उभरा डिजिटल शिक्षा का विभाजन। द डिजिटल एजुकेशन डिवाइड। हाँ,
एक अभ्यर्थी को ये विश्लेषण करना होगा कि अभ्युदय योजना जैसी पहलें इस खाई को पाटने में कितनी सफल हुई हैं और अभी क्या किया जाना बाकी है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और छठी थीम पर, अर्थव्यवस्था, विकास और नवाचार। आपने इसे रैंक बूस्टर एरिया कहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ आप केस स्टडी आधारित उत्तर लिखकर दूसरों से सीधी बढ़त ले सकते हैं। एक बार मैं कॉपी जांच रहा था, उसमें एक अभ्यर्थी ने यूपी की अर्थव्यवस्था पर बहुत सुंदर सैद्धांतिक जवाब लिखा था, लेकिन उसने हाल ही में घोषित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र तक नहीं किया था। उसका जवाब 2018 के लिए परफेक्ट था, 2024 के लिए नहीं। यहीं पर रैंक का फर्क पैदा होता है। तो यहाँ कौन से टॉपिक्स पर खास ध्यान देना चाहिए? जल शक्ति मिशन और यूपी को वाटर सिक्योर बनाने के प्रयास, विकास में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस की भूमिका, पर्यटन को एक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना जिसमें होम स्टे योजना जैसी पहल शामिल हों, और सबसे जरूरी स्टार्टअप यूपी और राज्य में बढ़ता इनोवेशन इकोसिस्टम। इन सब पर आपके पास एक एक सफल केस स्टडी तैयार होनी चाहिए। इन 6 थीम्स में सिलेबस को तोड़कर समझना वाकई बहुत कारगर है। अब एक सवाल जो हर अभ्यर्थी के मन में होता है, क्या पिछले वर्षों के प्रश्न मतलब PYQs हूबहू रिपीट होते हैं? हूबहू नहीं, लेकिन थीम्स जरूर रिपीट होती हैं। अच्छा, थीम्स रिपीट होती हैं। हाँ। आयोग उन्हीं बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द हर साल नए तरीके से सवाल पूछता है। अगर आप पिछले पेपर्स का विश्लेषण करें तो 3 थीम्स बार बार सामने आती हैं: शासन, कानून व्यवस्था और विकास। गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट। बिल्कुल, इन 3 क्षेत्रों पर जिसकी पकड़ मजबूत है वो इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और इन सब की तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत कौन से हैं? बाजार में तो बहुत सामग्री है। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। स्टैटिक भाग के लिए यूपी का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बस। डायनेमिक हिस्से के लिए PIB, यूपी की प्रेस विज्ञप्तियां और उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट। और इन सबको सप्लीमेंट करने के लिए योजना या कुरुक्षेत्र पत्रिका में यूपी से संबंधित जो भी लेख या आंकड़े हैं, इनके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक शब्द भी नहीं। सब कुछ जानने के बाद आखिर में बात आती है उत्तर लिखने की। एक आदर्श उत्तर का गोल्डन फॉर्मूला क्या है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, परिचय यानी इंट्रो। ये छोटा, सटीक और आकर्षक होना चाहिए। शुरुआत संविधान की किसी अनुच्छेद, किसी ताजा रिपोर्ट के तथ्य या विषय की परिभाषा से कर सकते हैं। और मुख्य भाग यानी बॉडी में क्या जरूरी है? मुख्य भाग में 2 चीजें अनिवार्य हैं: हर तर्क के साथ उत्तर प्रदेश का विशिष्ट उदाहरण और अपने तर्क को साबित करने के लिए डेटा। इसे आप पॉइंट्स में या छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। कोशिश करें कि आपके उत्तर में विविधता दिखे। और निष्कर्ष, एक अच्छा अंत कैसे किया जाए? निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक, भविष्योन्मुखी और समाधान देने वाला होना चाहिए। आप आगे की राह यानी वे फॉरवर्ड बताते हुए या कुछ व्यवहारिक सुधारों का सुझाव देते हुए अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। एक दमदार निष्कर्ष परीक्षक के दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो हमने आज सिर्फ सिलेबस नहीं देखा, हमने GS पेपर 5 को क्रैक करने का एक पूरा स्ट्रेटेजिक मैप तैयार किया है। इसके DNA से लेकर इसकी 6 सबसे महत्वपूर्ण थीम्स और उत्तर लेखन के गोल्डन फॉर्मूला तक हर पहलू पर हमने गहराई से बात की है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये पेपर आपके उत्तर प्रदेश के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उतना नहीं है जितना ये परीक्षण करने के लिए है कि आप एक प्रशासक की तरह सोच सकते हैं या नहीं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है और इसी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बहुत ही जरूरी घोषणा करना चाहती हूँ जी। बहुत जल्द हम UPPCS मेंस GS पेपर 6 का भी इसी तरह का संपूर्ण थीम वाइज और उत्तर लेखन केंद्रित विश्लेषण लेकर आ रहे हैं। और वो बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि GS 5 और GS 6 ये दोनों पेपर मिलकर आपकी अंतिम रैंक तय करते हैं। बिल्कुल। अगर आप पेपर 6 को भी बिना किसी भ्रम के इसी स्पष्टता और सही रणनीति के साथ समझना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो जरूरी विश्लेषण आपसे छूट ना जाए।